हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आदिकाल के विषय में। तो इससे पहले मैंने आप सभी को आदिकाल के समय सीमा के बारे में बताया था, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसके बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से काव्य आते हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आदिकाल की समय सीमा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1050 से लेके 1375 जो है वो मानी गई है, और उनके द्वारा जो समय सीमा आदि बताई गई है वही सर्वमान्य है। हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनकी शुरुआत जो है आदिकाल से मानी गई है। तो इसकी प्रवृत्तियों के रूप में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य की शुरुआत हम आदिकाल से मानते हैं। उसके बाद इसमें भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल जो है आता है। तो सबसे पहले हम इसमें आदिकाल के विषय में ही पढ़ते हैं। और इस आदिकाल में जो कौन कौन सी रचनाएं जो है, किस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, तो इसमें हमें वीर, श्रृंगार परक, लोक पर आश्रित रचनाएं जो है देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही हमें सिद्ध, नाथ और जैन आदि साहित्यों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। हिंदी साहित्य जो है, इसमें की जो भाषा थी वो साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ जो जनभाषा थी वो साहित्यिक रचनाओं का विषय जो है बनाया गया था। अब आदिकाल के नामकरण के ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर आपको मैंने ट्रिक के साथ जो है पिछला वीडियो बना के दिया था, तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब वहाँ जाके उसको देख लेना। आज हम जो मुख्य हैं उनको ही ले रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है वीर गाथा काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। और उनके इस नाम देने का कारण है कि इस में जो है आदिकाल में वीर काव्यों की, वीर ग्रंथों की जो रचना है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण उन्होंने इसे वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला है आदिकाल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये नाम जो है प्रारंभिक काल, तो ये आदिकाल जो है प्रारंभिक काल होने के कारण उन्होंने इसको आदिकाल नाम दिया है। वहीं पे राम कुमार वर्मा जी ने इसको चारण काल नाम दिया है, क्योंकि इस समय जो अधिकांश कवि थे वो चारण थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है चारण काल दिया है। वहीं पे राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, क्योंकि इस समय जो साहित्य में था वो सिद्धों की रचनाओं को देखने को मिलता है। साथ ही जो स्थिति थी उसमें सामंतों की स्थिति जो है राज्य में थी, इसके कारण जो है उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा है, क्योंकि इस समय जो है हिंदी साहित्य का बीजारोपण हुआ था, तो इस कारण इसे बीजवपन काल कहा गया। ये सब ने अपनी अपनी जो आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है, और क्यों पुकारा है ये इसमें बताया गया है। तो अब जो है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ देखते हैं कि आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, किस आधार पर इसे आदिकाल जो है में हमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है काव्य में। तो सबसे पहले इसमें ऐतिहासिक काव्यों की जो है प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसमें जो अधिकतर जो काव्य रचे गए थे ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने का जो है इसमें चलन हो गया था। तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, ये सारे जो है ऐतिहासिक काव्य इसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। दूसरा है आदिकाल में जो है लौकिक रचनाएं जो है, लौकिक रस की रचनाएं जो है रची गई थी। तो लौकिक रस से सजी सवरी रचनाएं जो है लिखने की प्रवृत्ति रही, जैसे कि संदेश राशक, विद्यापति पदावली और कीर्ति पताका आदि। तीसरा है रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य। तो इसमें जो है बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में जो है उपदेशात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके साथ ही रुक्षता भी देखने को मिलती है। हठ योग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति जो है इसमें अधिक देखने को मिलती है। उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य, तो बहुत सी रचनाएं जो है उच्च कोटि साहित्य के जो है इसमें दर्शन होते हैं, जैसे कि परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा और पौमचर्यु। इसके साथ ही हमें जो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या फिर इसको विशेषताएं हम कह सकते हैं कि क्या क्या विशेषताएं रही है।
तो इसमें हमें फुटकर साहित्य भी देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरी और दो सखून जैसी फुटकर विविध रचनाएं भी इस काल में देखने को मिलती है। युद्धों का यथार्थ चित्रण, तो आदिकालीन जो काव्य है उसमें हमें युद्धों का वर्णन जो है देखने को मिलता है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली की झंकार जो है सुनाई देती है। इसके अलावा आश्रयदाताओं, राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्ध विवाह का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन राष्ट्रीयता का व्यक्ति का अभाव जो है इस काल में रहा है। पारिवारिक वैमनस्य का प्रमुख कारण स्त्रियां थी। तो इस युग में जो है पारिवारिक वैमनस्य जो है देखने को मिलता है। उनके विवाह एवं प्रेम प्रसंगों की कल्पना, विलास प्रदर्शन जो है इसमें देखने को मिलता है। वीर रस का जो आलंबन रूप में ग्रहण इस युग की विशेषता थी। तो वीर और श्रृंगार दोनों रस का समावेश जो है इस युग में हमें देखने को मिलता है। चरित्र नायकों की वीर गाथाओं का, तो इसमें जो है जो नायक होते थे उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण जो है उनकी वीर गाथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होने की वजह से वर्णनात्मकता का आधिक्य है। प्रबंध, महाकाव्य और खंडकाव्य और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य जो है इस काल में रचे गए हैं। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। वहीं पे बीसल देव रासो जो है वो मुक्तक काव्य का उदाहरण है। तो इस युग में जो है रासो काव्य की प्रधानता रही है, और इस युग में जो आदिकाल में अधिकतर रचनाएं जो है संदिग्ध है, यानी जिनका स्पष्ट रूप से हमें वर्णन देखने को नहीं मिलता, स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। इस युग की भाषा में निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती है। तो इसमें जो है हमें भाषा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश यानी कि डिंगल भाषा देखने को मिलती है। तो वीर काव्य जितने भी है उसमें इस भाषा का रूप यानी डिंगल भाषा का रूप जो है देखने को मिलता है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश, इसके साथ ही इसमें विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में हमें मैथिली अपभ्रंश जो है मैथिली और अपभ्रंश का मिलाप देखने को मिलता है। खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा, इसके साथ ही इसमें खड़ी बोली का प्रयोग जो है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में देखने को मिलता है। इस युग की प्रवृत्तियों में प्रायः सभी अलंकारों का समावेश हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग जो है देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो छंद हैं वो है दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोमा, छप्पई, ये सारे जो है छंद देखने को इस युग में मिलते हैं। इस युग में 3 रसों का निर्वाह हुआ है, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो वीर रस जो हमें चारण काव्यों में देखने को मिलता है, वहीं श्रृंगार रस जो है वो में विद्यापति की पदावली और चारण काव्यों में, कीर्तिलता में देखने को मिलता है, और शांत रस जो है धार्मिक साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये थी आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में। अब एक आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ आदिकाल के बारे में। तो देखिए, आदिकाल जो है वो 3 भागों में विभाजित है। जो आदिकाल का साहित्य है वो 3 भागों में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो ये 3 भागों में विभाजित है। अब धार्मिक साहित्य जो है वो आगे 3 भागों में विभाजित हो जाता है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो है सरहपा, नाथ साहित्य के गोरखनाथ, और जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं स्वयंभू। तो ये हो गई धार्मिक साहित्य के बारे में। अब बात करें अगर रासो साहित्य या फिर चारण साहित्य के बारे में, तो इसमें 3 प्रकार के काव्य जो है वो देखने को मिलते हैं। पहला है वीर काव्य, फिर है श्रृंगार परक, और तीसरा जो है वो है धार्मिक साहित्य। और आगे ये भी जो है अलग अलग में डिवाइडेड है। वीर काव्य जो है वो खुमान रासो, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो। वहीं पे श्रृंगार परक जो रचनाएं हैं वो है संदेश रासक और बीसलदेव रासो। और धार्मिक रचना जो है वो हो गई भरतेश्वर बाहुबली रास। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं अमीर खुसरो और विद्यापति। तो ये जो थी वो आदिकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जो है बात थी। तो आदिकाल में 3 मुख्य तरह की रचनाएं जो रची गई थी वो थी धार्मिक साहित्य, चारण या फिर रासो साहित्य और लौकिक साहित्य।
तो अगले वीडियो में मैं आप सभी को धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी वीडियो में किसी टॉपिक पर कोई समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।